आज है इन्वायरमेंटल इशू का लेक्चर नंबर 5। हमने एयर पॉल्यूशन कंप्लीट किया, हमने वाटर पॉल्यूशन कंप्लीट किया, दोनों में दो दो लेक्चर लगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सॉलिड वेस्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सॉलिड के वेस्ट के बारे में। और एज यू नो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को करेंगे, फिर नीट के क्वेश्चन करेंगे, फिर नीट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, और फिर फाइनली लास्ट में क्या करेंगे? 12 बोर्ड्स में जो सवाल आए हुए हैं वो करेंगे। करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? सॉलिड वेस्ट रेफर टू एवरीथिंग दैट गो आउट इनटू ट्रैश। जो भी आपके कचड़े के डब्बे में जाता है उसको हम बोलते हैं सॉलिड वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया आपने क्या किया कि आपने भाई बिस्किट खाया और बिस्किट का रैपर फेंक दिया कचड़े के डब्बे में, तो वो क्या सॉलिड वेस्ट है। करेक्ट। Municipal solid waste are waste from home, office, store, school, hospital that are collected and disposed by the municipality. हमने बोला म्युनिसिपैलिटी वाला आता है, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, गाना बजाता है, आप कचरा निकालते हो, घर से वहां फेंक देते हो। वो क्या है? सॉलिड वेस्ट है। वो इंडस्ट्री से कलेक्ट करता है, सॉरी हॉस्पिटल से कलेक्ट करता है, वहां भी कचड़े होते हैं ना, कुछ सिरिंज विरिंज होता है, प्लास्टिक का कुछ होता है ना, सिरिंज जिस रैपर में आता है वो होता है, दवाइयों का डब्बा होता है। ठीक है, स्कूल से निकालता है वो कचरा, स्टोर से निकालता है ना, नॉर्मल जनरल स्टोर से निकालता है, ऑफिस से निकालता है, घर से, ये सब कलेक्ट करता है और डिस्पोज करता है कौन? म्युनिसिपैलिटी अपना करता है। करेक्ट। ठीक है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है जनरली क्या होता है? उसमें पेपर होता है, फूड वेस्ट होता है, आपने आधा बर्गर खाया छोड़ दिया, है ना भाई, प्लास्टिक होता है, ग्लासेस भी होते हैं, कुछ अमाउंट में मेटल्स भी होते हैं ना, समझ आया, रबर होता है, लेदर होता है, मतलब ये सब कचड़े आपके सॉलिड वेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है भाई। अब हमने बोला कि हम इनको जला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम इनको जला सकते हैं ताकि इनका वॉल्यूम कम हो जाए। इनका क्या हो जाए? वॉल्यूम कम हो जाए। लेकिन ये पूरी तरीके से जलते भी नहीं है, और पूरी तरीके से नहीं जलते हैं, और आपने जलाया, पूरी तरीके से नहीं जले, फिर आपने उठा के कहीं इसको फेंक दिया। ठीक है, लिखा हुआ है बर्निंग रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट ऑल थ्रू जनरली नॉट बर्न द कंप्लीटेड एंड ओपन डंप ऑफ ए सर्विस ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रेड फिश। ठीक है, उसने क्या बोला? बर्निंग जो है वॉल्यूम को, उसके वॉल्यूम को कम कर सकता है। ऑल थ्रू इट इज जनरली नॉट बर्न टू कंप्लीशन एंड ओपन डंप ऑफ एंड सर्व एज द ब्रीडिंग। उसने बोला कि हम कंप्लीटली बर्न भी नहीं करता, तो हम क्या करते हैं? इसको ओपनली यहीं पे कहीं पे फेंक देते हैं। करेक्ट। लेकिन ओपनली आप जब फेंक दोगे, क्या करोगे? जब ओपनली आप फेंक दोगे अपने कचड़े को, तो क्या होगा कि वहां पे रैट्स और मक्खियां अपने अंडे देंगे, है ना, ब्रीडिंग करेंगी, और फिर वहां पे बहुत ज्यादा चूहों का अमाउंट हो जाएगा, तो फिर वहां से बीमारी फैलेगी। करेक्ट। तो हमने बोला यार ओपन डंप नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं ना कि एक दूसरा मेथड अपनाते हैं जिसका नाम है सैनिटरी लैंडफिल्स। क्या नाम है भाई? सैनिटरी लैंडफिल। सैनिटरी लैंडफिल में कुछ नहीं करते। देखो ये फॉर एग्जांपल बड़ा सा जगह है, खाली जगह है, तो हमने यहां पे क्या किया कि गड्ढा खोदा। क्या किया? गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद दिया, मिट्टी निकाल दिया, और फिर क्या किया कि हमने जितने भी कचड़े थे उनको कंप्रेस किया और इस गड्ढे में फैला दिया। फॉर एग्जांपल हमने बोला कंप्रेस करने के बाद हमने अपने पूरे कचड़े को ऐसे 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 इसमें पूरे में इसमें फैला दिया। करेक्ट। और फिर इसके ऊपर से एक मिट्टी की लेयर लगा दी। करेक्ट। फिर क्या हुआ? फिर लाया कचड़ा, उसको फिर से कंप्रेस किया, पूरे में फैला दिया, फिर मिट्टी का चढ़ा दिया। तो ऐसा करते हैं। ये क्या है? सैनिटरी लैंडफिल। इसमें क्या हुआ कि आपने खुले में नहीं फेंका। ठीक है, आपने खुले में इसको नहीं फेंका। आपने क्या किया? आपने एक सुटेबल मेथड अपनाया। आपने क्या किया? वेस्टेज को एक डिप्रेस, एक गड्ढे में जाके आपने डंप कर दिया, डिप्रेस करके। करेक्ट। समझ आता है? करेक्ट, समझ आया, बहुत अच्छी बात है। आपने डाल दिया, ऊपर से फिर रोज उसके ऊपर गर्दा आता है तो वो छिप जाएगा। करेक्ट। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम लिखा हुआ है, देख, सैनिटरी लैंडफिल्स वर अडेप्टेड एज द सब्स्टिट्यूट फॉर द ओपन बर्निंग डंप। ओपनली में जो जलाते थे उसके अच्छा एक सब्स्टिट्यूट हमको मिला, वो क्या था? सैनिटरी लैंडफिल। ठीक है भाई। सैनिटरी लैंडफिल में क्या करते हैं? वेस्ट आर डंप्ड इन अ डिप्रेशन और ट्रेंच आफ्टर कॉम्पैक्शन एंड कवर्ड विद डर्ट एवरी डे। उन्होंने बोला डंप करते हैं, उसके बाद उसको डिप्रेस करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। ठीक है भाई। इफ यू, अगर आप किसी टाउन सिटी में रहते हो तो आप जानते हो कहां पे लैंडफिल्स होता है। ठीक है, लेकिन अब ये सॉल्यूशन नहीं है। क्यों भाई? अरे यार एक बात मेरे को बताओ, इतना ज्यादा कचरा रोज आता है कि उतने को डंप करने के लिए जगह ही नहीं है हमारे पास। लिखा हुआ है लैंडफिल्स आर आल्सो नॉट रियली मच सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जो गार्बेज का अमाउंट है ना वो बहुत ज्यादा है, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन शहर में।
तो इतना जगह ही नहीं, कहां हम फिल करेंगे भाई, जमीन कहां खोदेंगे, कहां डालेंगे हमेशा, समझ आता है। और साथ में इसके साथ एक और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? तो भैया प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने कोई डब्बा कंप्रेस किया, डाल दिया, अब उसमें कुछ ऐसा केमिकल था जो फिर मिट्टी में चला गया, सॉइल में चला गया, तो सॉइल पॉल्यूशन करेगा। और नीचे चला गया, अगर वो केमिकल लगातार नीचे जाता रहा, नीचे आता, नीचे क्या है, वाटर टेबल है, जहां से हम लोग पानी निकालते हैं पीने वाला, उसमें चला जाएगा, तो हमारे अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स को वो खराब कर देगा, पॉल्यूटेड कर देगा। भाई लिखा हुआ है, ऑल थ्रू देयर इज अ डेंजर ऑफ सीपिंग ऑफ केमिकल, केमिकल लीक कर सकता है, और लैंडफिल्स पॉल्यूटिंग द अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात। और लैंडफिल भी एक सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, a solution to all this can only be human being become more sensitive to these environmental issues. A solution to all this can only be in human being becoming more sensitive to the environmental issue. क्या है भाई? तो हमने बोला कि हम जो भी वेस्ट जनरेट करते हैं रोज, हमने उनको 3 कैटेगरी में बांटा। कौन कौन सा है? बायोडिग्रेडेबल, रिसाइकेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब आपका केले का छिलका हो गया, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल मतलब आपने उसको मिट्टी में छोड़ दिया तो उसको डिकम्पोज कर दिया जाएगा, ठीक है, दोबारा वो मिट्टी में मिल जाएगा, उससे फिर मतलब उससे इन्वायरमेंट को कोई खतरा नहीं है। ये था बायोडिग्रेडेबल। रिसाइकेबल फॉर एग्जांपल कोई सामान था जो खराब हो गया, अब उसको आप रिसाइकल करके दोबारा उससे और कुछ बना सकते हो। फॉर एग्जांपल लोहा था, लोहे से आपने फॉर एग्जांपल ये पेन बनाया, अब ये पेन खराब हो चुका है, दोबारा इसको पिघला के हो सकता है कि आप कुछ दूसरा कुछ बना लो उस मेटल का, तो ये था रिसाइकेबल। एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ना उसको रिसाइकल कर सकते हैं, ना उसको रिसाइकल कर सकते हैं, ना ही वो नेचर में डिकम्पोज होगा। मतलब अगर नेचर में वो डिकम्पोज होगा ना, तो उसको डिकम्पोज होने में हजारों साल लग जाएंगे। समझ आता है कि नहीं आता है बताओ? तो क्या मैंने बोला? मैंने बोला जो भी वेस्ट जनरेट होता है, जो भी वेस्ट जनरेट होता है भाई, उसको 3 कैटेगरी में बांटा। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, एक होता है रिसाइकेबल। मतलब ये सर कि जिसको ना ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल। जिसको नहीं कर सकते हैं डिकम्पोज, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल साथ एक खास बात और है सर कि भाई वो रिसाइकल भी नहीं हो सकता है। तो कहा जाता है ना, ये घरों में 3 डब्बे रखे, है ना। इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल गार्बेज जनरेटेड इज सॉर्टेड। मतलब ये कि जो भी आप गार्बेज जनरेट कर रहे हो उसको सॉर्टेड करो, मतलब अलग अलग करके रखो। व्हाट कैन बी रीयूज और रिसाइकल शुड बी सेपरेट आउट। कबाड़ी वाला एंड ड्रैग पिकर डू अ ग्रेट जॉब सेपरेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम रिसाइकल। उसने क्या बोला? उसने बोला वो चीज जो रीयूजेबल है, दोबारा यूज हो सकता है, या दोबारा रिसाइकल करके कुछ उससे नया बन सकता है, या वही चीज दोबारा बन सकता है, उसको कौन सेपरेट आउट करता है? अपना कबाड़ी वाला करता है, ठीक है, रैक पिकर करता है, ठीक है। वो ग्रेट जॉब कर रहे हैं, इन सबको रिसाइकल करवाते हैं। आपने जो भी कचरा फेंका या फिर उनसे जो भी कचरा फेंका, वो मेटल अलग कर देते हैं, फिर डब्बा अलग कर देते हैं, वो कागज अलग कर देते हैं, वो बॉटल का डब्बा अलग कर देते हैं, ठीक है। और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कैन बी पुट इनटू डीप इन द ग्राउंड एंड लेफ्ट फॉर नेचुरल ब्रेकडाउन। देखो भाई, पहली चीज तो नॉन बायोडिग्रेडेबल का कोई भी जिक्र नहीं आया है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का सर कोई जिक्र नहीं आया है। तो किसका जिक्र आया है भैया? जिक्र आया है रीयूजेबल या रिसाइकल का, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको रीयूज कर सकते हैं और रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है सर। कैसे कर सकते हैं सर? अलग अलग कर दो ना, मतलब कागज अलग कर दो, और फिर मेटल अलग कर दो, प्लास्टिक अलग कर दो, ताकि उसको दोबारा रीयूज हो सके, रिसाइकल हो सके, ठीक है सर। और क्या सर? तो अगर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जो बायोडिग्रेड हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है नेचुरली, तो उसको क्या करो, गड्ढा खोदो, उसमें डाल दो, नेचुरल ब्रेकडाउन हो जाएगा उसका, ठीक है भाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दैट लीव्स, अब क्या बचा? सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल बचा। तो भाई ऐसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है उसका कोई काम नहीं है, ना रिसाइकल होगा वो, ना ही वो नेचुरल ब्रेकडाउन होगा। तो कहीं ना कहीं इनका यूज हमको कम करना पड़ेगा, मतलब हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का यूज कम से कम करें। दैट नीड टू बी रिड्यूस आवर गार्बेज जनरेटेड शुड बी अ प्राइमरी गोल। पहले जो हम गार्बेज जनरेट कर रहे हैं वो कम करें। वी आर इंक्रीजिंग द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल, इंस्टेड वी आर यूजिंग, और आप जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो उसको भी कम करो। जस्ट पिक एनी रेडीमेड पैकेट, कोई भी गुड क्वालिटी का बिस्कुट आप लेते हो तो आप देखोगे कि कितने सारे प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं। बिस्कुट खोला तो उसके अंदर बिस्कुट है, उसके ऊपर से पैकिंग है,
करेक्ट। लेकिन एटलीस्ट एक प्लास्टिक के रैपर से काम चल सकता था। तो खैर बहुत सारी कंपनीज हैं बिस्किट की जिन्होंने ये काम किया कि नहीं भाई हम पैकिंग करेंगे तो कम लेयर रखेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप कोई सामान भी मंगाते हो ना कहीं से, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि भाई आप मतलब किसमें एक रैपर है, फिर उसके अंदर दूसरा रैपर है, फिर तीसरा रैपर में कहीं जाके सामान है। तो एटलीस्ट एक रैपर से काम चल रहा है तो 3-4 रैपर देने की क्या जरूरत है, ये चीज है। वी हैव स्टार्टेड पैकिंग योर डेली यूज प्रोडक्ट लाइक मिल्क वाटर। अब देखो पॉलिथीन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसमें मिल्क लेते हैं, पानी लेते हैं, ठीक है। वेजिटेबल के लिए भी हमने बोला कि पॉलिस्टर्स एंड प्लास्टिक पैकिंग, जिसके लिए हम हेवी पे करते हैं। ये सब क्या है, ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करने में। क्यों? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इनको 10,000 साल लग जाता है डिग्रेडेबल होने में, सोच रहे हो। तो इन सिटीज फ्रूट वेजिटेबल कैन बी ब्राउट पैक इन ब्यूटीफुल पॉलिस्टर्स एंड प्लास्टिक पैकिंग, वी पे सो मच एंड व्हाट डू वी डू। और क्या कर ये सकते हैं भाई कि आप घर से निकलो तो वो थैला लेके निकलो जो कपड़ा का बना होता है, करेक्ट, जो रैपर का बना होता है, कागज का बना होता है, ठीक है। और ये सब चीजें जो है ना पॉलिस्टर एंड प्लास्टिक, ये हेवीली पॉल्यूटेड कर रहे हैं हमारी इन्वायरमेंट को, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। State government across the country are trying to push for reducing the use of plastic and use of eco-friendly packing. स्टेट गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कहीं ना कहीं लोगों को बताया जाए कि भाई प्लास्टिक का यूज कम से कम करें। बहुत जगह तो प्लास्टिक बैन भी है, और कहीं ना कहीं ऐसे पैकेट्स का यूज करें जो इको फ्रेंडली हो, जो बायोडिग्रेडेबल हो, करेक्ट, या रिसाइकेबल हो, ठीक है भाई। वी कैन डू आवर बिट बाय कैरिंग क्लॉथ। हमने बोला हम एक कर सकते हैं कि भाई हम क्लॉथ कैरी बैग जो है वो क्लॉथ का ले, है ना, कैरिंग क्लॉथ और अदर नेचुरल फाइबर का बना हुआ बैग ले जब हम शॉपिंग के लिए जाएं, है ना। और पॉलीथीन बैग्स जो हैं उनको लेने से मना करें। हम बोले कि नहीं हमको ये नहीं चाहिए, हमको आप भले कुछ 5-10 रुपए ले लो, लेकिन हमको ऐसा बैग दो जो रिसाइकल्ड बैग हो, करेक्ट, बायोडिग्रेडेबल हो, ठीक है। या फिर घर से ही आप क्लॉथ से बना हुआ या किसी अच्छे फाइबर का बना हुआ ले जाओ, ताकि वो जो रिसाइकलेबल है या फिर जो बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन यूज करने से बचें, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन जो है वो क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है, ठीक है। हमने बोला हॉस्पिटल भी बहुत ज्यादा अमाउंट में वेस्ट प्रोड्यूस करता है, और कहीं ना कहीं डिसइंफेक्टेंट एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स इसमें होते हैं, पैथोजन। यस, जो हॉस्पिटल से वेस्टेज निकलते हैं उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, पैथोजन्स होते हैं। अब इनको जो डिस्पोज करना है, इनको केयरफुली करना है, पहले इनको अच्छे से ट्रीट करना है कि इसमें कोई हार्मफुल सब्सटेंस ना हो, उसके बाद इनको डिस्पोजल करना है, ठीक है। इस चीज के लिए हम यूज करते हैं इंसिनेटर्स। द यूज ऑफ इंसिनेटर इज क्रूशियल टू डिस्पोज ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल वेस्ट को यूज करने के लिए एक मशीन आता है, इसका नाम है इंसिनेटर। उससे हम हॉस्पिटल वेस्ट को क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं, करेक्ट। समझ आया क्या? अब आता है ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या है? देखो, ऐसा सामान जो जैसे कोई कंप्यूटर है, जैसे कोई मोबाइल है, अब क्या हुआ, किसी कंट्री में था, वो खराब हो गया, ठीक है। अब उसको क्या करता है, वो खराब हो गया, अब उसको रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, अब वो काम का नहीं रहा। तो जो डेवलपिंग, अब ये चीज कहां डेवलप कंट्री में ऐसी हो रही है, डेवलप जो कंट्री डेवलप्ड है वहां ऐसा कंप्यूटर जो खराब हो चुका है, ऐसा लैपटॉप जो खराब हो चुका है, ऐसा फोन जो खराब हो चुका है, अब उसको रिपेयरेबल नहीं है, अब उसको रिपेयर नहीं कर सकते। तो डेवलपिंग कंट्री क्या करती है कि उसको जहाज से मंगाती है अपने यहाँ, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री कहां से मंगाती है? डेवलप कंट्री से मंगाती है। और डेवलप कंट्री से मंगाने के बाद ये जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें बहुत सारे ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं, पार्ट अलग करते हैं, उनमें से मेटल्स निकालते हैं और फिर उसको कहीं ना कहीं रिसाइकल करते हैं, और जो कुछ बच गया उसको अपने यहाँ। तो कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो वहां का कचरा हम यहाँ ला रहे हैं, समझ रहे? देखो क्या लिखा हुआ है, इररिपेबल कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर नॉट। वैसे कंप्यूटर जो अब रिपेयर नहीं हो सकते उनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं, ई वेस्ट कहते हैं। ई वेस्ट आर बॉडी और इंसिनेटर। ई वेस्ट को या तो आप लैंडफिल्स कर सकते हो, वही क्रश करके जमीन के दबा सकते हो, या फिर इंसिनेटर के यूज से हटा सकते हो। ओवर हाफ ऑफ द ई वेस्ट जनरेटेड इन डेवलप कंट्री। डेवलप कंट्री में जनरेट हुआ आधा से ज्यादा ई वेस्ट कहां एक्सपोर्ट होता है? डेवलपिंग कंट्री, जैसे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान में होता है। यहां पे क्या करते हैं, उसमें प्रेजेंट कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल, गोल्ड, ऐसे जैसे प्रोसेस को निकालते हैं, ऐसे मेटल्स को हम वहां से बाहर निकालते हैं, करेक्ट। Unlike developed countries which are specially built facility for recycling of e-waste, recycling developing countries often, वो क्या बोला उन्होंने बोला कि जैसे डेवलप कंट्री की अगर मैं बात बोलूं तो वहाँ ई वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए स्पेशल टाइप की मशीनें बनी हुई हैं, करेक्ट। इससे बहुत अच्छी सी फैसिलिटीज है जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व ना हो। लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो वहाँ मैनुअली होता है, पार्ट को अलग करता है कौन? वर्कर। और कहीं ना कहीं
उस सामान में, उस ई वेस्ट में प्रेजेंट टॉक्सिक सब्सटेंस है वो हर दिन जो है अपना सामना कर रहा होता है, मतलब जान हथेली पे रख के काम कर रहा होता है। समझ आता है क्या? रिसाइकलिंग इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट। अब क्या है कि ई वेस्ट का जो एकमात्र सॉल्यूशन है वो ये है कि रिसाइकलिंग करें, मतलब उसमें जो प्रेजेंट मेटल है उसको बाहर निकाले और उसकी से कुछ और चीज बनाए। करेक्ट? समझ आता है क्या? प्रोवाइडेड इट टू बी कैरिड आउट इन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर। समझ आता है? चलो बहुत अच्छी बात है। अब एक केस स्टडी है प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर, केस स्टडी ऑफ रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर एक केस स्टडी है, ध्यान देंगे क्या है। देखो तो यहाँ पे नाम आएगा एक बहुत अच्छे शख्स का जिसका नाम है अहमद खान। क्या है भाई? ध्यान से देखेंगे। देखो, अ प्लास्टिक स्टिक मैन्युफैक्चरर इन बैंगलोर हैड मैनेज्ड टू फाइंड द आइडिया सॉल्यूशन टू ओवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ। एक प्लास्टिक स्टैक मैन्युफैक्चरर थे बैंगलोर में, उनको एक आइडिया आया कि कैसे इस जो प्लास्टिक वेस्ट जो इतना एक्युमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है, उसको कैसे आप ठीक करेंगे, मतलब उसका एक सॉल्यूशन आएगा कि कैसे इतने प्लास्टिक वेस्ट जो हो रहे हैं उनको कैसे ठीक किया जाए, कैसे कम किया जाए। तो अहमद खान जिनका एज था 57 ईयर ओल्ड, ठीक है, हैज बीन प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक सैक्स फॉर 20 ईयर्स। कब से हैज बीन प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक सैक्स फॉर 20 साल से वो प्लास्टिक सैक्स बना रहे थे। करेक्ट? 8 साल पहले उन्होंने रियलाइज किया कि प्लास्टिक वेस्ट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पॉलीविडन तैयार किया। पॉलीविडन क्या होता है? एक फाइन पाउडर होता है। A fine powder recycled modified plastic was developed by his company. पॉलीविडन क्या है? तो एक फाइन पाउडर है किसका? प्लास्टिक्स का। करेक्ट? इसको क्या किया हमने? बिटुमिन के साथ मिक्स किया। किसके साथ मिक्स किया? बिटुमिन, जिससे रोड बनता है। तो दे मिक्स्ड दिस मिक्सचर इज मिक्स्ड विद, ये जो पॉलीविडन था ना, इसको किसके साथ मिक्स किया? बिटुमिन के साथ मिक्स किया। ठीक है, और क्या बनाया? इससे रोड बनाया। इन कोलैबोरेशन विद आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन, अहमद खान प्रोवाइड द ब्लेंड ऑफ पॉलीविडन एंड बिटुमिन। पॉलीविडन और बिटुमिन को मिला के उन्होंने क्या किया? उनसे पूरा का पूरा रोड बनाया और इनहांस द बिटुमिन्स वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टी। ये जो बिटुमिन पहले बनाते थे, अब बिटुमिन क्या था ना कि वो वाटर को रिपेल करता है, ठीक है, जिससे रोड की जो लाइफ है ना और बढ़ जाती है। क्या लिखा है ना? हेल्प टू इंक्रीज रोड लाइफ फैक्टर ऑफ 3, 3 गुना लाइफ बढ़ गई रोड की, पानी से ज्यादा खराब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बिटुमिन में हमने मिला दिया था पॉलीविडन। समझ आया कि नहीं आया? बताओ। द रॉ मटेरियल फॉर गेटिंग पॉलीविडन इन एनी प्लास्टिक फार्म वेस्ट। उन्होंने बोला ये जो पॉलीविडन उन्होंने बनाया प्लास्टिक वेस्ट से, वो कहां से लाया भाई? तो उन्होंने क्या किया? अगेन द प्राइस ऑफ 0. अब प्लास्टिक का जो प्राइस है वो 0.4 kg है, 0.4 kg है। ठीक है, रैक पिकर लेते थे, मतलब जो प्लास्टिक वाले थे ना, जो प्लास्टिक वाले हैं, जो पॉलीथीन वगैरह लेते हैं, प्लास्टिक वगैरह लेते हैं, वो कितने में लेते हैं इसको? 0.4 पर kg। 0.4 पर kg के अमाउंट से उन्होंने प्लास्टिक खरीदा और अहमद खान ने इनको ऑफर किया कि तुम मेरे को 6 रुपए में बेचो। तो कौन नहीं बेचेगा? बेच दिया गया। यूजिंग अहमद खान टेक्निक बाय द ईयर ऑफ 2002 तक हमने 40 किलोमीटर रोड बैंगलोर में ऑलरेडी बना चुके हैं, किससे? पॉलीविडन और बिटुमिन मिला के। करेक्ट? एट दिस रेट अहमद खान विल सून टू रनिंग शॉर्टली प्लास्टिक वेस्ट इन बैंगलोर टू प्रोड्यूस पॉलीविडन। एट दिस रेट खान विल सून बी रनिंग शॉर्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन बैंगलोर टू प्रोड्यूस पॉलीविडन। खान साहब के इस प्रोजेक्ट से क्या हुआ कि जो प्लास्टिक बैंगलोर में काफी हद तक बढ़ गए थे, कहीं ना कहीं उनको रिड्यूस किया गया। और थैंक्स टू इनोवेशन लाइक पॉलीविडन वी माइट अवॉइड बीइंग बाय द प्लास्टिक वेस्ट। हमको प्लास्टिक वेस्ट से छुटकारा मिला पॉलीविडन जैसे इनोवेशन की वजह से। समझ आया? अब देखो, अब आता है एक टॉपिक, एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट। क्या आता है? एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स। अब देखो क्या ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति की अगर हम बात बोले, मतलब ये कि हरित क्रांति में ये हुआ कि हमने भारी अमाउंट में अनाज को प्रोड्यूस किया, क्रॉप्स को हमने बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस। क्योंकि देखो अब क्या हो रहा था कि अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट की बात की, तो हमारे यहाँ पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो हमने बोला ग्रीन रिवोल्यूशन होगा। भाई क्या होगा? ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ कि हमने बड़े पैमाने पे फर्टिलाइजर्स का यूज किया अपने खेतों में, ताकि हमारा क्रॉप इनहांस हो, क्रॉप ज्यादा लगे, क्रॉप ज्यादा हो, ताकि हम अच्छे से पूरे अपने हिंदुस्तान में चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, लोगों को भूखा ना पड़ना पड़े, बाहर से अनाज लाना ना पड़े। समझे? तो उसके लिए हुआ ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में। ठीक है, तो इन द वेक ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या किया हमने फर्टिलाइजर्स का यूज किया, हमने पेस्टिसाइड का यूज करा। क्यों? क्योंकि हमको क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाना था।
पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, फंजीसाइड सबका यूज हुआ ताकि क्रॉप को बढ़ाना है। क्रॉप को बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है भाई? क्योंकि हमारे यहाँ फसल बहुत कम थी, भोजन बहुत कम था, तो हमने बोला हम पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड सबका यूज करेंगे ताकि क्रॉप इनहांस हो। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, ध्यान से सुनो। अब आपने क्या किया, खेतों में पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड ये सब छींका। ये सब क्या है? ये सब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं। इनसे क्या होगा कि जिस जिस जो ऑर्गेनिज्म आपके फायदे का था, ऐसा कीड़ा मकोड़ा जो आपके फायदे का था, क्रॉप के फायदे का था, या तो उससे कोई नुकसान भी नहीं था आपको, दो तरह का, या तो नुकसान नहीं था या तो उससे फायदा था आपको। जब आपने जहर छिड़का, जब आपने फर्टिलाइजर्स को छिड़का, तो वो तो नहीं देखेगा ना कौन नुकसान का है कौन फायदा। जहर तो जहर होता है, वो सबको मार देगा। तो उसने क्या किया, उसने जो आपके नॉन टारगेटेड, जो जो उसको आपने टारगेट, जो आपके अनाज खराब कर रहा था वो तो गया ही गया, साथ में जो नॉन टारगेटेड था आपने उसको भी मार दिया। क्या किया? उसको ही मार दिया। लेकिन जबकि वो जो इंपॉर्टेंट था किसके लिए, सॉइल इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन आपने मार दिया उसको। जब आपने केमिकल छिड़का तो पहले तो वो अनाज पे गया, ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ, वहां पे प्रेजेंट बहुत सारे नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म को उसने मारा जो कि सॉइल इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट थे, जो कि इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट थे। साथ ही साथ जो केमिकल्स आपका जमीन पे छिड़का, वो जमीन में जाकर के उसने सॉइल पॉल्यूशन किया। क्या लिखा हुआ है, दिस इंसिडेंटली आर यूज टॉक्सिन। अब ये जो इंसिडेंटली हुआ, इससे क्या हुआ, टॉक्सिन हो गया नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म के लिए, एंड दैट आर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, जो कि इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट थे हमारे सॉइल इकोसिस्टम के लिए। डू यू थिंक, बिल्कुल सही है, ये जो है एक तरह का बायो मैग्निफिकेशन है, टेस्ट है। क्यों? क्योंकि हम लगातार जो है पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का यूज करेंगे तो वो सॉइल में जाएगा, सॉइल से कहीं ना कहीं फसलों में आएगा, फसलों से ह्यूमंस में जाएगा। इसलिए एक तरह का हम बोल सकते हैं बायो मैग्निफिकेशन है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। We know what the addition of increased amount of chemical fertilizer can do aquatic। उसने बोला हाँ बिल्कुल सही है। देखो अब क्या होगा कि आप क्या करोगे, फर्टिलाइजर छिड़कोगे जमीन पे, पानी आएगा, पानी से बह के वो नदियों में जाएगा, और नदियों में जाएगा तो वो क्या करेगा, यूट्रोफिकेशन करेगा। तो वही लिखा हुआ है, वी नो दैट व्हाट द एडिंग ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ, उसने बोला जैसे जैसे आप ऐड कर रहे हो केमिकल फर्टिलाइजर किसमें, अपने इसमें खेतों में, वहां से वो जाएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम में और करेगा यूट्रोफिकेशन। समझ आता है कि नहीं आता है बताओ? द करेंट प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर आर देयरफॉर एक्सट्रीमली ग्रेव। बहुत ज्यादा ये क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम है ये एग्रीकल्चर का। अब एक बात है जिसका नाम है एरोसोल। एरोसोल क्या होता है? तो एरोसोल आर स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स, बहुत स्मॉल होते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स, वेरी स्मॉल लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड होते हैं। और ये जब आपकी खेती में, ये जमीन में जब आते हैं तो इनसे क्या होता है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी घट जाती है। करेक्ट? तो एरोसोल क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स। एरोसोल एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स और वेरी स्मॉल लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो कि एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड होते हैं। और अगर उनका अमाउंट बढ़ गया और वो आपके प्लांट्स, आपके खेतों में अगर आ गए तो क्या करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को वो घटा देंगे। ठीक है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सोर्स ऑफ एरोसोल का क्या है, तो जेट से निकलने वाला या एरोप्लेन से निकलने वाला जो धुआं है वो सॉलिड प्लास्टिक फॉर्म जो है उससे, वो भी एक क्या बोलते हैं, वो भी एक एरोसोल का क्या बोलते हैं, ये फॉर्म है। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन आर रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन यूज एरोसोल एज रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेटर की बात बोले या एयर कंडीशन की बात में, तो उसमें एज अ रेफ्रिजरेंट एरोसोल का यूज होता है। ठीक है, और एरोसोल ओजोन डिप्रेशन भी करता है, ओजोन लेयर को भी घटाता है। तो एरोसोल क्या है भाई, तो एरोसोल से सिंपल सा आप याद रखेंगे, वो एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर फील्ड में जो है वो क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को घटाता है। ठीक है भाई, समझ गए। अब केस स्टडी, आपने जाना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमने बोला, हमने बोला जब आप इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करते हो तो नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म भी मारे जाते हैं। आपका फर्टिलाइजर जो है वो बह के पानी में जाता है, यूट्रोफिकेशन करता है, और कहीं ना कहीं लगातार आप फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हो इनऑर्गेनिक, तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये भाई कि क्या बोलते हैं, एक्वेटिक, हम बोल सकते हैं इक्वेटिक बायोमैग्निफिकेशन होगा। ठीक है भाई। अब केस स्टडी क्या है, तो हमने बोला भाई कैसे करें, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अगर हम नहीं छीटेंगे तो प्रॉब्लम ये कि हमारी फसल कम हो जाएगी, क्योंकि फसल को खा जाएगा, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो फसल को खा जाएगा, उसको मारने के लिए हमको करना पड़ता है। तो उसका एक सॉल्यूशन निकला, हमने बोला क्यों ना क्यों हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। क्या करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ साइक्ल्ड जीरो वेस्ट प्रोड्यूसर वेयर वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम वन प्रोसेस आर साइक्ल्ड इन अ नेचुरल फॉर द, हमने बोला ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो जीरो वेस्ट प्रोड्यूसर है। मतलब क्या, इसमें वेस्ट बिल्कुल प्रोड्यूस होता ही नहीं है। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर वेस्ट प्रोड्यूस हुआ भी तो कहीं ना कहीं उसको हम दूसरी जगह पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमको अलाउ करता है कि कहीं ना कहीं जो रिसोर्स है वो हम अच्छे से यूटिलाइज करें। करेक्ट,
क्योंकि हमारा उससे प्रोडक्शन जो है वो इफेक्टिवली इंक्रीज करे। क्या लिखा हुआ है, दिस अलाउ द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, हमने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने बोला कि नीम है, तो नीम का पत्ता एक काम करो, आप उसको लो, उसका पाउडर बनाओ, अपने खेतों में छिड़क दो, वो भी एक पेस्टिसाइड का ही काम करेगा, लेकिन वो क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो उससे हम कहेंगे ऑर्गेनिक, मतलब आप केमिकल्स का यूज ना करो, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ना करो, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाएगा। करेक्ट। रामचंद्र डागर सोनीपत हरियाणा के थे, उन्होंने यही किया, उन्होंने बोला भाई हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। क्या करेंगे भाई, उन्होंने बोला एक काम करो, देखो फसल से ज्यादा नहीं आ पा रहा है, आपको बार बार पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड्स का यूज करना पड़ रहा है, जिसमें पैसा भी जा रहा है अमाउंट में, तो एक काम करो ना, कुछ अल्टरनेटिव ढूंढो। मतलब ये कि आप बी कीपिंग करो, आप दूध गाय रखो ताकि उससे दूध निकालो, है ना, वाटर हार्वेस्टिंग करो, ठीक है, कंपोजिशन एग्रीकल्चर इन द चेन ऑफ प्रोसेस विद सपोर्ट। उन्होंने बोला आप ऐसा मतलब एक काम करो, आप ऐसे पानी वानी का आप ऐसा सामान यूज करो, आप ऐसा फर्टिलाइजर यूज करो जो एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे को। फॉर एग्जांपल आपने गाय पाल लिया, तो गाय ने गोबर किया, उस गोबर को आपने खेतों में छिड़क दो, फर्टिलाइजर का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं वहां पे जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, गाय का गोबर एक वेस्ट था, उसको कहीं ना कहीं आपने एग्रीकल्चर में यूज कर लिया। समझ आया। अब खेतों में क्या होता है, आप खेतों में आपने फसल लगा दिया बीच में, और साइड साइड में क्या कर दिया आपने, घास को लगा दिया, उस घास को गाय को खिला दिया, बीच में फसल था वो भी बच गया, साइड में घास लगाया, तो क्या हुआ, साइड में क्या होता है, कभी कभी आप कोई जानवर होता है जो खा लेता है साइड से आकर, तो साइड वाला ही बच गया आपका, ये चीज होता है। देयर इज नो नीड टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर फॉर क्रॉप, क्योंकि कैटल जो डंग का स्क्रिटर है वो एज अ मैन्यूर, एज अ खाद आप यूज कर सकते हो। समझ आया कि नहीं आया बताओ। Crop waste is used to create composite which can be used in natural fertilizer or can use to generate natural gas from satisfactory of the energy। क्या बोला उन्होंने, बोला क्रॉप वेस्ट जो निकलता है उसका कंपोजिट्स बनाओ, नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा, और कहीं ना कहीं उसको आप नेचुरल गैस बनाने में, याद है आप बायोगैस मैंने आपको पढ़ाया, तो वो बनाने में काम करेगा। स्प्रेडिंग यूनिफॉर्मेशन विद प्रैक्टिस, डागर उसने बोला इन सब चीजों को समझा के डागर साहब ने हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाया, जिसमें अभी कम से कम 5000 तक फार्मर्स उसके मेंबर हैं। समझ आया कि नहीं आया, बहुत इजी सी बात थी। आगे क्या है, अब आता है रेडियो एक्टिव वेस्ट। हमने बोला यार ऐसा है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो नॉन पॉल्यूटेड है, क्योंकि वो कोई भी पॉल्यूशन करती नहीं है ना, और उससे हम कहाँ बहुत अच्छे हद तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, तो हमने बोला सर अब अगर आपको नॉर्मली अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाना है तो आप क्या करोगे, कोयला को करोगे, ये क्या बोलते हैं, कोयला करोगे ना, क्या बोलते हैं उसको, कोयला जलाओगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे, लेकिन कोयले से धुआं निकलता है तो पॉल्यूशन करता है। कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एनर्जी जो है उससे अगर हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो कोई पॉल्यूशन नहीं रहेगा। लेकिन लेटर ऑन रियलाइज किया गया कि जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी है वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम देता है। पहला तो एक्सीडेंटली अगर लीक हो गया, जैसा कि 3 माइल आइसलैंड और चेरनोबिल इंसिडेंट में देखा गया, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, मतलब ये कि गलती से अगर लीक कर गया न्यूक्लियर एनर्जी, तो अगर हेवी अमाउंट में किया तो एकदम खत्म ही कर देगा पूरा का पूरा, एकदम काफी हद तक म्यूटेशन कर देगा कि एकदम मतलब गर्दा मच जाए। समझ रहे हो, अगर न्यूक्लियर एनर्जी कहीं ना कहीं लीक कर गया, कोई गैस ऐसा है जो लीक कर गया, ठीक है, अगर गैस जैसे आपकी मैं बात बोलूं तो भोपाल इंसिडेंट एक था, ठीक है, भोपाल इंसिडेंट में क्या हुआ था कि आई थिंक 1984 की बात है, हाँ 1984 की बात है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में यह हुआ कि एक कंपनी थी जहां पर पेस्टिसाइड्स के बन रहे थे, करेक्ट, पेस्टिसाइड्स बन रहे थे। अब पेस्टिसाइड बने तो कोई टेक्निकल कारण की वजह से क्या हुआ कि वहां गैस लीक हो गया। गैस लीक हुआ तो वहां पर प्रेजेंट जो आबादी थी एकदम खतरे में पड़ गई, क्योंकि एकाएक गैस लीक हुआ, लोगों को सांस नहीं जा रहा था, आंखें बर्न करनी थी, मतलब हद से ज्यादा वाला प्रॉब्लम हो गया। तो कहीं ना कहीं वो लीकेज का, ऐसे ही अगर न्यूक्लियर एनर्जी लीक कर गया, अगर ज्यादा अमाउंट में किया तो वो तो लीथल होगा, एकदम मार देगा जान, ठीक है। अगर कम अमाउंट में हुआ तो वो म्यूटेशन करेगा, और म्यूटेशन इतना खतरनाक हुआ, कोई अंधा हो जाएगा, कोई बहरा हो जाएगा, आने वाली जनरेशन भी जो आएगी वो भी लंगड़ी लूड़ी पैदा होंगी, करेक्ट। देखा गया था 3 माइल आइसलैंड में, और चेरनोबिल इंसिडेंट हमने देखा है जो कि लीकेज का इंसिडेंट है। कौन कौन सा, 3 माइल आइसलैंड और चेरनोबिल इंसिडेंट, ये किसका है, ये है लीकेज का, ठीक है। और दूसरा क्या है कि भाई जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी है उससे जो रेडियो एक्टिव निकला, ठीक है, उससे जो बना, तो उसको आप डिस्पोज कैसे करो, न्यूक्लियर एनर्जी को कहीं ना कहीं तो उसका जो वेस्ट आता है उसको कहीं ना कहीं तो डिस्पोज करना है।
तो हमने बोला रेडिएशन दैट इज गिवन ऑफ द न्यूक्लियर वेस्ट एक्सट्रीमली डैमेज, वो रेडिएशन जो न्यूक्लियर वेस्ट से निकलता है वो कहीं ना कहीं डैमेज करता है ऑर्गेनिज्म को और इसमें म्यूटेशन करवाता है। हाई डोज न्यूक्लियर रेडिएशन इज लीथल, जान ले सकता है, लेकिन अगर लो डोज हुआ तो बहुत सारे डिसऑर्डर कर सकता है और मोस्ट फ्रीक्वेंटली तो ये कैंसर कर सकता है। करेक्ट। तो देयरफॉर न्यूक्लियर वेस्ट इज एक्सट्रीमली पोटेंट दैट हैज बीन डील विद द, क्या बोला हमने बोला जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो काफी एक पोटेंट पॉल्यूटेंट है जो कि क्या कर सकता है, पॉल्यूशन कर सकता है। करेक्ट। और डेथ का कारण बन सकता है, इसको हैंडल करना है बहुत अच्छे से। तो हमने बोला न्यूक्लियर वेस्ट को क्या करना है कि आपको स्टोर करना है। करेक्ट। और आफ्टर सफिशिएंट ट्रीटमेंट के बाद हम इसको क्या करेंगे कि 500 मीटर गहरे अर्थ में क्या करेंगे, उसको जाके दबा देंगे वहां। ठीक है, मतलब वहां पे गाड़ देंगे उसको। करेक्ट। समझ आया कि नहीं आया बताओ। तो सुटेबली सील्ड कंटेनिंग ब्यूड विद इन द रॉक अबाउट 50 मीटर डीप बिलो द अर्थ सरफेस के 500 मीटर डीप में जाकर के क्या करना है हमको, न्यूक्लियर वेस्ट को जाके गाड़ देना है, उसका वही वेस्ट का डिस्पोजल है। समझ आया कि नहीं आया बताओ। However, this method is meeting tough opposition for the public. Why do you think the method is not? अब देखो क्या है कि अब क्या आपको लगता है कि डिस्पोजेबल ये जो एग्रेबल है कि नहीं, क्योंकि आपने जमीन के नीचे गाड़ दिया, क्या पता कुछ सालों बाद कोई आदमी वहां पे खुदाई कर दे, उसको डब्बा मिल जाए, डब्बा खोलेगा अंदर न्यूक्लियर वेस्ट आएगा, आराम से उड़ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है। अब देखो भोपाल गैस डिजास्टर जो कि 2 दिसंबर 1984 में हुआ, जिसमें जो पॉइजनस गैस था MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड वो लीक कर गया एयर में, जो कि कहां से लीक किया था, पेस्टिसाइड प्लांट था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। यूनियन कार्बाइडल फैक्ट्री जो कि एक पेस्टिसाइड बनाती है, वहां से गैस रिलीज हुआ जिसका नाम था MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड, एयर में रिलीज हो गया और बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग वहां पे बीमार भी रहते हैं। समझ आया कि नहीं आया। अब एक लास्ट टॉपिक है आपका, मतलब आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। अब क्या होता है कि अब जैसे कि हमारे यहाँ सूरज डूबेगा, सूरज डूबता है फिर भी हमारे यहाँ गर्मी रहती है। ऐसा नहीं होता कि सूरज गया तो एकदम ठंडी हो गई, नहीं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि होता क्या है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, ब्लैंकेट की तरह काम करता है। कैसे ब्लैंकेट की तरह काम करता है, तो हमने बोला कि क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल सन से जो रेडिएशन आई, सन से जो हीट आई वो धरती पे पड़ी। ठीक है, बहुत सारे को तो क्लाउड ही रोक लेता है और ऊपर वाले लेयर्स रोक लेते हैं, और 50% तक अर्थ पे, 50% तक हीट अर्थ पे आती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती हैं बाहर निकलती हैं। ठीक है, कुछ तो धरती को हीट करती हैं और कुछ बाहर स्केप करने की कोशिश करती हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड उनको पकड़ लेता है, और पकड़ लेता है तो वो धरती, वो जो हीट है वो ट्रैप हो जाती है हमारे एनवायरनमेंट में। क्या मैंने बोला कि भाई दिन का समय था, लगातार हीट आ रही थी, लेकिन हीट जो रिफ्लेक्ट बैक हुई अर्थ पर से, जो हीट रिफ्लेक्ट बैक होने की कोशिश की, उसको किसने पकड़ लिया, CO2 ने पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया, उसने बोला भाई तू मत जा, क्योंकि रात जब होगी, जब हीट नहीं आएगी तो ये तेरा वाला हीट काम करेगा। क्या लिखा है देख, द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ फिनोमेना दैट ऑकर इन द ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस क्या होता है, ध्यान सुनो। एक घर होता है, शीशा का बना हुआ होता है। करेक्ट। उसमें यहाँ पे सब्जियां उगाते हैं, जो हीट अंदर आती है ना, अब इसमें CO2 का अमाउंट होता है अच्छा खासा, गैसेस का CO2 होता है, मीथेन होता है, इसमें होता है। तो दिन के समय जब हीट आती है तो इसके अंदर आती है तो अंदर परसेंट CO2 मीथेन उसको पकड़ के रख लेता है अंदर, ताकि हीट अंदर बरकरार रहे। करेक्ट। ये चीज हम ऐसी जगहों पे करते हैं जहाँ पे थोड़ी सन की रोशनी कम आती है या फिर थोड़ा ठंडा इलाका है, वहां पे हम ग्रीन हाउस का इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट। हमने बोला इट टुक लाइक स्मॉल ग्रीन हाउस होता है, स्मॉल ग्लास हाउस होता है, जिसको प्लांट को ग्रो करने के लिए यूज करते हैं ड्यूरिंग विंटर। ऐसे प्लांट जो विंटर में नहीं उगते वहां से यूज करेंगे। इन अ ग्रीन हाउस गैस पैनल लेट द लाइट इन, लाइट अंदर आता है लेकिन अलाउ नहीं करते कि वो बाहर जाए, मतलब हीट अंदर तो आ जाए लेकिन बाहर ना जाए। तो उसको कौन पकड़ रखता है, वहां पे प्रेजेंट गैसेस पकड़ के रखती हैं। ठीक है, देयरफॉर ग्रीन हाउस वार्म अप, लगातार वो गर्म होती हैं। जैसे कि आप कार के अंदर बैठ जाओ, जो पार्क है सन में घंटों से, कष्ट वो भी ग्रीन हाउस गैसेस ही ग्रीन हाउस की तरह है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेचुरली ऑकर फिनोमेना एंड इज रिस्पांसिबल फॉर हीटिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो एक नेचुरल प्रोसेस है, जिससे क्या होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हमारी अर्थ सरफेस को हीट अप करने के लिए।
आप सरप्राइज होगी अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर रात के समय -18 डिग्री हो जाता है, जो कि अभी 15 डिग्री रहता है। करेक्ट। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, देखो ध्यान से, सन था, उससे एनर्जी आया, हीट किया, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हुई, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेज ने उन्हें जाने नहीं दिया। क्या लिखा है देखो, greenhouse gases absorb long wave radiation, infrared radiation from the earth that and emit again toward the earth. The cycle continue till the earth surface had no longer to, क्या लिखा है देखो ध्यान से। अब क्या होता है, जब कोई भी चीज हीटअप होती है तो वो एक वेव जनरेट करती है जिसका नाम है इंफ्रा, जो एक सॉरी मैंने बोला कि कोई भी एक सब्सटेंस है अगर वो हीट हो गई, गर्म हो गई, तो पता है वो एक रेडिएशन छोड़ेगी जिसका नाम होगा इंफ्रारेड रेडिएशन। क्या होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो कोई भी हीटेड सब्सटेंस से क्या निकलता है, इंफ्रारेड रेडिएशन निकलता है, और वो रेडिएशन जब इमिट करेगी तो बाहर निकलेगी। ठीक है, हमने बोला ये फॉर एग्जांपल ये था, कोई पत्थर था, ऊपर से सनलाइट आया, इसके ऊपर पड़ा, ये गर्म हो गया और इसने क्या इमिट किया, इंफ्रारेड रेडिएशन। जब इंफ्रारेड रेडिएशन को इमिट करेगा तो उसको कौन पकड़ लेगा, उसको पकड़ लेगा ग्रीन हाउस गैसेज, उनको पकड़ लेंगे। कौन कौन होते हैं आगे देखेंगे, ग्रीन हाउस गैसेज उनको पकड़ लेंगे ताकि हीट जो है वो बाहर स्केप ना कर जाए, यहीं बरकरार रहे। इस इफेक्ट को कहते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ आया। क्लाउड एंड गैसेज रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन। क्लाउड और गैसेज 1/4 रेडिएशन जो अर्थ से सन से आ रही होती है उनको बाहर कर देती, रिफ्लेक्ट कर देती हैं। एंड एब्जर्व सम ऑफ इट, और कुछ को एब्जर्व कर लेती हैं, बट ऑलमोस्ट आधा जो सोलर रेडिएशन है वो अर्थ पे फॉल करता है। उनमें से स्मॉल अमाउंट में जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होता है। अर्थ सरफेस री इमिट हीट इन द फॉर्म ऑफ, क्या मैंने बोला था याद है, अर्थ सरफेस गर्म होगी और कोई भी सब्सटेंस अगर गर्म होगा तो इंफ्रारेड रेडिएशन को छोड़ेगा। इंफ्रारेड रेडिएशन को हीट के री इमिट किया उन्होंने, बट पार्ट ऑफ दिस अब ये जो स्केप नहीं करेगी एटमॉस्फेयर में, क्योंकि एटमॉस्फेयर अब क्या हुआ, अर्थ सरफेस पे पड़ा, वो गर्म हुई, गर्म होकर उसने क्या फेंका, इंफ्रारेड रेडिएशन फेंका, जो कि चाहा कि अब एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाए, लेकिन उसको किसने पकड़ लिया, एटमॉस्फेरिक गैसेस ने पकड़ लिया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ने। एब्जॉर्ब मेजर फ्रैक्शन ऑफ इट, इंफ्रारेड रेडिएशन का मेजर फ्रैक्शन जो एस्केप करने की कोशिश कर रहा था एटमॉस्फेयर से, उसको एटमॉस्फेरिक गैस ने उसको पकड़ लिया। इट्स कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। The molecules of these gases radiate heat energy and a major part of which again come to the earth surface and thus, क्या बोला मैंने, अब ये मॉलिक्यूल जिन्होंने गैसेस जिन्होंने रेडिएशन लिया है वो दोबारा छोड़ेंगी, उसको अर्थ सरफेस पे जाएगी, अर्थ सरफेस को दोबारा हीट करेगी, दोबारा बाहर करने की कोशिश, स्केप करने की कोशिश करेगी, उसको दोबारा पकड़ लेगा और ये साइकिल बार बार रिपीट होगा। समझ आया कि नहीं आया। कॉमनली जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे ज्यादा है तो भाई आपका CO, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, NO2। अब क्या होगा सुनो, अब ग्रीन हाउस गैस तो एक अमाउंट में था ना यार, अब अमाउंट में था, एक पर्टिकुलर अमाउंट में था, अब क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा होने लगी। क्या हो गई, ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट ज्यादा हो गया। ग्रीन हाउस गैसेस बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, हाँ सर ज्यादा हो गया। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि हीट वो ज्यादा पकड़ के रखेगा अपने पास। हीट अगर गैसेस ज्यादा होंगे तो वो हीट को ज्यादा पकड़ेगा, हीट को ज्यादा पकड़ेगा तो अर्थ का टेम्परेचर और इंक्रीज करेगा, और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो पोलर आइस है ना, वो जो नॉर्थ पोल आइस जो है वो पिघलेंगी, वो पिघलेंगी तो पानी बनेगी, पानी बनेगी तो ओशन में जाएंगे, ओशन में जाएंगी तो उसका जलस्तर बढ़ेगा, जलस्तर बढ़ेगा तो आसपास के शहर डूब जाएंगे। क्या लिखा है, अब तुम बोलोगे ग्रीन हाउस गैसेस कैसे बढ़ी सर, तो CO2 ग्रीन हाउस गैसेस है। आपने प्लांट काट दिया, प्लांट क्या करते थे, CO2 को लेता था, ऑक्सीजन रिलीज करता था, वो CO2 नहीं ले पा रहा, वो एनवायरमेंट में ही प्रेजेंट है, तो इससे ग्रीन हाउस गैसेस ही इंक्रीज हुआ ना जी। आपने जला दिया, उससे CO2 जला दिया, CO2 प्रोड्यूस हुआ, तो उससे तो ग्रीन हाउस गैसेस ही ना बढ़ी जी। तो वही लिखा है, इंक्रीज इन लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लीड टू कंसिडरेबल हीटिंग ऑफ अर्थ लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। अब इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्या ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। पिछले कुछ सेंचुरीज में अगर देखें तो टेम्परेचर जो अर्थ का 0.6 डिग्री इंक्रीज हुआ है लास्ट 3 डिके में, मोस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट 3 डिके में, 3 दशक में ऐसा हुआ है। करेक्ट। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं, साइंटिस्ट बिलीव दैट राइज इन टेम्परेचर इज लीड टू डिस्ट्रीब्यूशन चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड रिजल्ट इज द ओल्ड क्लाइमेट चेंज। उन्होंने बोला साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम ओल्ड क्लाइमेट पे पहुंच जाएंगे। इस चीज को कहते हैं हम इल नीनो इफेक्ट। क्या कहते हैं, इल नीनो इफेक्ट। और इल नीनो इफेक्ट की वजह से क्या होगा भाई, मेल्टिंग होगा किसका, पोलर आइस का, हिमालय, स्नो कैप, ये सब मेल्ट करेंगी और ऐसा होगा कि सी लेवल बढ़ेगा और बहुत सारे कोस्टल एरिया डूब जाएंगे। समझ आया कि नहीं आया बताओ, कितना है यार, अच्छा थोड़ा सा और है देखो।
द टोटल स्पेक्ट्रम ऑफ चेंज ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग अवर सब्जेक्ट स्टिल अंडर एक्टिव रिसर्च। बहुत जगह पे देखा गया है क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो भाई कटिंग डाउन द मेजर इंक्लूड इसमें, अब देखो ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पेड़ों को काट रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, करेक्ट है ना। तो हमको ऐसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमको करना चाहिए कि पेड़ कम काटें, रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, प्लांट लगाएं, है ना, और स्लो डाउन करें जो ह्यूमन पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ रही है, करेक्ट। बहुत सारे इंटरनेशनल इनिशिएटिव भी लिए गए कि भाई ग्रीन हाउस गैसेज जो निकल रही हैं उनको कम किया जा सके, रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, करेक्ट। अब क्या है, इंटरनेशनल इनिशिएटिव कुछ लिए गए हैं, देखिए यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है, 2011 में साउथ अफ्रीका में, 2012 में दोहा कतर में भी हुआ। क्राइटो प्रोटोकॉल जो है, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है ग्रीन हाउस क्रायो प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड कंट्रीज टू टेक, उन्होंने क्रायो प्रोटोकॉल क्या कहता है, क्रायो प्रोटोकॉल कहता है कि भाई जो ग्रीन हाउस इमिशन है उसको कम से कम 5% तक किया जाए कम। क्या लिखा हुआ है, ओवरऑल ग्रीन हाउस इमिशन टू लेवल एटलीस्ट 5%, 5% तक लिया जा सके बिलो 1990, 2008 से क्या लिखा हुआ है, और ये लिया गया कि भाई कमिटेड है कि 2008 तक जो है 2008 है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आई थिंक 2000, हाँ सॉरी, ये 2012 नीट में आया था, इसका ये लिखा हुआ है। हमने बोला कि जो लेवल है उसको कम करना है, क्या करना है उसके लेवल को, और ये बेसिकली सारे के सारे जो है नीट में आए हुए क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे आप। यहाँ पे मैं ईयर लाना भूल गया, बट ये सब नीट के सवाल है, ठीक है। क्रायो प्रोटोकॉल जो है सीओपी, अब ये सब नहीं आएगा, ठीक है, नीट में आया हुआ था इसलिए, बट अब नहीं आता ये सब। हाँ, सबसे पहले कोप 3 हुआ था, क्रायोटो में हुआ था, जापान में स्टिक किया गया था, करेक्ट। एसिड क्या है, तो एसिड इज काउज्ड बाय द केमिकल रिएक्शन दैट बिगिन विद कंपाउंड लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे कंपाउंड अगर एयर में होंगे तो क्या होगा कि ये रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ऐसे केमिकल बनाएंगे जो एसिडिक होंगे, एसिडिक पॉल्यूटेंट होंगे, और वो क्या करेंगे, एसिड रेन करवाएंगे, ठीक है भाई। अब एनसीईआरटी में क्या सवाल है, ये आपका होमवर्क है। अब देखो, ओपन डंप इज कॉल्ड सैनिटरी लैंडफिल व्हिच अमंग द फॉलोइंग वर डेवलप्ड बाय कंट्री। अहमद खान पॉलीबेडन किया था उन्होंने। व्हिच टाइप ऑफ पॉलीबेडन वर मिक्स विद बिटुमिन, है ना, ठीक है। should increase whatever vitamin e-waste generated developed countries, जो developed country recovery of सब कुछ निकालते हैं, निकल गोल्ड कॉपर सब निकालते हैं। which of the following is a cycle zero waste producer where waste produced from one process cycle another process। ये क्या है बताओ, इंटीग्रेटेड और ऑर्गेनिक फार्मिंग है कि भाई एक से निकला तो दूसरे में यूज करो उस वेस्ट को, है ना। ये रामाचंद्र साहब ने किया था इंटीग्रेटेड वाला, तो ऐसा ध्यान रखेंगे, करेक्ट। अब बोर्ड्स वालों के लिए क्या है ना, देखो अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं बोर्ड्स वाले के लिए, ठीक है, मैं हट जाता हूं, ये आपका होमवर्क है। आप क्या करोगे, इसको ध्यान से पढ़ोगे, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे। मैं कल के लेक्चर में इसको सबसे पहले डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी आप करोगे खुद से, आंसर नहीं क्वेश्चन करोगे, मतलब क्वेश्चन लिखोगे फिर आंसर लिखोगे फिर मिलाओगे, देखोगे सही है कि नहीं, फिर इसको भी करोगे आप, ठीक है, फिर इसको भी करोगे आप। मैं कल के लेक्चर में सबसे पहले इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। बस हो गया, तो यहां तक आपको करके आना है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, कुछ अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे ओजोन, और मेनली ये चैप्टर का ये लेक्चर, मतलब अगला लेक्चर जो होगा वो चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। चलिए।